नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो और गुमला में विशाल जनसभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए जनता को एकजुट रहने का दिया संदेश। रांची में किया मेगा रोड शो। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने अमरावती, बुल्ढाना और रावेर में की ताबड़तोड़ जनसभा। एमबीए पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, तो आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। महिला, युवा, किसान समेत हर वर्ग का रखा विशेष ख्याल। तो महाविकास आघाड़ी ने भी जारी किया अपना घोषणा पत्र, महाराष्ट्र नामा। दिल्ली हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा दूतावास के सामने कनाडा में हुए मंदिर हिंसा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कनाडा दूतावास को सौंपा ज्ञापन। त्वरित जांच के साथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुंबई के चर्चित बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अभियुक्त शिव कुमार को यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने बहराइच से किया गिरफ्तार। अभियुक्त नेपाल भागने की फिराक में था। शिव कुमार को शरण देने और मदद करने के मामले में 4 गिरफ्तार। ये थे इस समय तक की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात विधानसभा चुनावों की। सबसे पहले बात झारखंड की, जहां पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है, जिसके लिए कल शाम वहां पर प्रचार अभियान थम जाएगा। तो आज झारखंड में जमकर चुनाव प्रचार देखने को मिला। पीएम मोदी ने एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली और 2 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जेएमएम कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया, तो जनता का पैसा लूटने वालों का हिसाब करने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसकी देश विरोधी नीतियों के लिए कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पहुंचे तो इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली सभा बोकारो में की तो राज्य की जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखा। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, जबकि राज्य की जनता अपने मूलभूत हक के लिए तरस रही है। जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के द्वारा झारखंड के विकास के लिए किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखा और कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सरकारों द्वारा केंद्र से लेकर राज्यों में युवाओं, महिलाओं और किसानों और वंचितों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता के सामने रखा। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है, जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है, जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता,
आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे मेरे नौजवानों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हमेशा बांटने का काम करती है। जब से देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए हैं तो कांग्रेस घबरा गई है। गुमला में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड की रोटी, बेटी और माटी के सम्मान को बचाने और घुसपैठियों को राज्य में आने से रोकने के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सरकारों द्वारा जनजातीय समाज के नायकों के सम्मान में किए गए कामों को गिनाया तो महिलाओं के लिए सामाजिक योजना के आंकड़ों को भी जनता के सामने रखा। गुमला से अजीत द्विवेदी और बोकारो से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बीजेपी के प्रचार को धार देते हुए रांची के ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो भी किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क के साथ ही छतों पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम के साथ रोड शो में रांची से प्रत्याशी सीपी सिंह और हटिया के प्रत्याशी नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। तो इस बीच झारखंड में जो पहला चरण है उसके लिए 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। और सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने झारखंड में आज भी जमकर प्रचार किया और जनता से अपने लिए वोट मांगे। तो कैसा रहा आज झारखंड में प्रचार का दिन, देखिए ये रिपोर्ट। सभी दलों ने प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सहप्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। तो वहीं भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार जा रही है। देखिए, मैं सरकार बदलने के लिए प्रयास कर रहा हूं, ये तो सच बात है, लेकिन ठेका जैसा वर्ड, सुपारी जैसा सबको प्रयोग ना करते हुए बोले कि यह सरकार परिवर्तन के लिए यहाँ काम कर रहा है। हेमंत सोरेन साहब ने मान लिया कि उनकी सरकार जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव पूर्व ही अपनी हार मान ली और आपने ये मान लिया कि उनकी सरकार अपदस्थ हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन साहब कि झारखंड के लोगों ने सुपारी छोड़ दीजिए, पूरा पान खा लिया आपको अपदस्थ करने के लिए। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा में मरकच्चो प्रखंड के गुराहा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधा। सारे देश और दुनिया भर में इंडिया गठबंधन को सब लोग याद करते हैं और सब लोग इंडिया गठबंधन में करते थे। झारखंड में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान 13 और 20 नवंबर को होना है, तो वही परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड के बाद अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां आज वायदों का दिन रहा, भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो महाविकास आघाड़ी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस किया है,
तो उधर महाविकास आघाड़ी ने भी महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई वायदे किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस किया है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने, 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में शामिल करने, किसानों की कर्ज माफी, 10 लाख विद्यार्थियों को प्रति माह 10,000 रुपए का स्टाइपेंड, जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कानून, वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 2100 रुपए देने और महाराष्ट्र में 25 लाख लोगों को रोजगार देने, हर गरीब को भोजन और आश्रय, आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को प्रति माह 15,000 रुपए का वेतन और बीमा, वर्ष 2027 तक महाराष्ट्र में 50 लाख लखपति दीदी तैयार करने, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र 2029 पेश करने, कम आय वाले परिवारों को हर माह मुफ्त राशन समेत कई और लाभकारी योजनाएं लागू करने की बात कही है। इसके अलावा 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र लोगों की उम्मीदों का संकल्प है। हमारा संकल्प पत्र पत्थर पर खींची लकीर है। इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव प्राप्त कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के संकल्प पत्र को भारत और महाराष्ट्र के विकास का रोड मैप बताते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है उसको पूरा भी करती है। वहीं महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। एमवी ने इसे महाराष्ट्र नामा का नाम दिया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत महागठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहे। इसमें महिलाओं को मुफ्त सेवा, किसानों को 3 लाख का ऋण माफ, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए का मासिक स्टाइपेंड, राज्य छात्रवृत्ति योजना का विस्तार, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत परिवार को 25 लाख तक का इंश्योरेंस कवर, साथ ही किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने और महाराष्ट्र में जातीय जनगणना करवाने का वादा किया। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटों पर महायुति और एमवीए की सीधी लड़ाई है। दोनों गठबंधन में किसके वादों पर महाराष्ट्र की जनता भरोसा करती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। शिशिर सेलार और श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। महायुति और महाविकास आघाड़ी की पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम दिग्गजों ने प्रचार किया, तो उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार करने के लिए उतरे। तो महाराष्ट्र में कैसा रहा आज का सियासी समर और प्रचार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अमरावती, बुल्ढाना और रावेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग चुनाव में बहुत सारी गारंटी देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। उन्होंने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना को इसका उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गारंटी झूठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की गारंटी है। आघाड़ी के सारे वादे सिर्फ वोट प्राप्त करने के लिए होते हैं और नरेंद्र मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर होता है, वो पूरा होता है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आदित्य ने कहा कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री को भाजपा ने मुंबई से हटाकर गुजरात भेज दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र से 5 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। पहले महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस पर बात करें ना। बीजेपी कभी चांद की कुछ बात करेगी, कभी मंगल की कुछ बात करेगी, ठीक है, ये सब तो करिए, लेकिन महाराष्ट्र की बात कीजिए। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबादेवी विधानसभा सीट से महायुति की उम्मीदवार शायना एनसी को अपना समर्थन दे दिया है। कुमारवाड़ा के राम मंदिर हॉल में मनसे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुंबादेवी विधानसभा में महायुति को समर्थन देने का फैसला किया। शायना एनसी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बात एक चर्चित उपचुनाव की भी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटी हुई हैं। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। You know, they should talk on real issues. They should talk on development issues. What have they done for Wayanad? They should talk about that. So I really think that elections have to be about the issues that affect people. They have to be about price rise, unemployment, development, all the multiple issues people are fighting. And I don't think we should distract people with all these things. और अब कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को गुजरात के वडताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। पीएम सुबह करीब 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत के उत्पादन क्षमता पर जोर दिया है। विदेश मंत्री एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत के पास औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने का और लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और कारोबारी माहौल को विकसित करने का मौका है। As we enter the era of AI, who captures, processes and deploys your data is of utmost importance. Data privacy and cybersecurity are consequently paralleling reliable supply chains as a global priority. That manufacturing and data are also more deeply fused is yet another reality to be taken into account. India has an opportunity to board the manufacturing bus that we missed to some extent in the past. It is incumbent on us to develop the logistics, the infrastructure, and the business environment to promote greater industrial production. Side by side, we also need the requisite human resources to make this globally viable. These goals have been at the forefront of our national efforts in recent times. साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया भारत के विकास यात्रा की सराहना कर रही है। उसका कारण भारत में तेजी से हो रहे विकास कार्यों जैसे 75 नए हवाई अड्डे, 16 महानगरों में मेट्रो, चौड़े और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रतिभाशाली युवा हैं। The world is today increasingly appreciating the India story. We may experience it on a daily basis. So it is important to understand what is it that they see has now become different. Obviously, there's no single answer. It could be one of the 75 new airports, the 16 new metros, the broader and longer national highways, the better quality railway journeys, or perhaps bright young people like many of you. At a policy level, perhaps it is making it easier to do business, easing the living of common citizens, and de-bureaucratizing our society. Or for that matter, strengthening civic awareness and improving our human resources development. अब एक और अहम खबर, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी 5 राज्यों के दौरे पर है। तो दौरे के दूसरे चरण में जेपीसी ओडिशा के भुवनेश्वर में है। इस दौरान जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि संसद सत्र के दौरान भी ऐसा कभी नहीं होता कि हर सत्र की बहस के दौरान सभी सांसद मौजूद हों। इसका उद्देश्य सांसदों के विचारों को सुनना और जिस राज्य में वो जाते हैं वहां के प्रशासन, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और हितधारकों को सुनना होता है। ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट के सेशन में हर डिबेट में, हर डिस्कशंस में या हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है, या पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है। इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो स्टडी टूर होता है, इसका पर्पज़ क्या है? इसका पर्पज़ ये नहीं है कि सभी मेंबर्स हैं कि नहीं हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि वो कमेटी अवसर देती है, अगर भुवनेश्वर में आई है तो भुवनेश्वर के
स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, वक्फ बोर्ड को, माइनॉरिटी कमीशंस को, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, या हाई कोर्ट के लायर्स हों, फॉर्मर जजेज हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, उनको सुनने का अवसर दिया जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा में हुए मंदिर हिंसा को लेकर दिल्ली के कनाडा दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कनाडा के राजदूत को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें घटना की तुरंत जांच और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में 1200 से भी अधिक सिख समाज के लोग शामिल हुए, जिनमें 300 से अधिक तो महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने राजदूत को सौंपे ज्ञापन में कहा कि 4 नवंबर 2024 को एक मंदिर के पास हुई हिंसा की घटना की वो कड़ी निंदा करते हैं, जिसने दुनिया भर में हिंदू और सिख समुदायों के बीच संकट और भय पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा कि हम अलगाववादियों द्वारा कनाडा में गुप्त उद्देश्यों से विभाजन पैदा कर कथित समर्थन को लेकर बेहद चिंतित हैं। हम इन तत्वों की भूमिका की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से इन चिंताओं को दूर करने और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में बहराइच के नानपारा से शूटर शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त यहां से नेपाल भागने की फिराक में था। शिव कुमार को शरण देने और उसकी मदद करने के अपराध में 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की बीते 12 अक्टूबर की दशहरे की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद शहद उत्पादन में प्रदेश भर में पहला स्थान रखता है, तो वहीं मशरूम उत्पादन में भी अब सहारनपुर किसी से कम नहीं है। सहारनपुर जनपद के किसान लगातार मशरूम की खेती करना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि शहद के साथ साथ सहारनपुर अब मशरूम का भी हब बनता जा रहा है। कम लागत में शुरू होने वाली मशरूम की खेती किस तरह से आज सहारनपुर के किसानों के लिए स्वरोजगार का अच्छा साधन बन रही है, देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला फल पट्टी और वुड कार्विंग के लिए देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन यही जिला आज मशरूम की खेती को लेकर एक नई पहचान बनाने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना और आम के बेल्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला आम और गन्ने के साथ साथ मशरूम का भी हब बनता जा रहा है। अरविंद धीमान सहित जनपद के अन्य किसानों ने भी यही राह पकड़ी तो सहारनपुर पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन करने वाला जिला बन गया। आज जिले में मशरूम उत्पादन की कई इकाइयां हैं, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्रेरणा से अरविंद धीमान ने कंपोस्ट से मशरूम की खेती शुरू की, प्रशिक्षण भी लिया। अब वह हजारों बैग में मशरूम लगाते हैं। मशरूम का ओस्टर ढींगरी के नाम से जो मशरूम होता है उसका उत्पादन किया है। यहाँ 1000 बैग के करीब लगाए हैं। लोगों की डिमांड भी आ रही है, थोड़ा सा रुझान भी इस तरफ हो रहा है और बिक्री में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर IK कुशवाहा के मुताबिक सहारनपुर के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज जनपद में मशरूम की खेती बड़े स्तर पर किसानों द्वारा की जा रही है। जिले में मशरूम का उत्पादन छोटी जगहों के साथ साथ घरों की छतों पर भी किया जा रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ऑस्टर मशरूम, जिसको ढींगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी लगभग 15 यूनिट अभी तक जनपद में लगाई जा चुकी है। ग्रामीण जो नवयुवक हैं उनका रुझान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मशरूम की तरफ दिया जा रहा है कि जिससे अपना रोजगार करके कुछ आय अर्जित करें। हमारे जनपद में 7 कंट्रोल यूनिट भी तैयार हो गई हैं, जिनमें वो 12 महीने सफेद बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं। इस तरीके से हमारे जनपद में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे चल रहा है। अच्छे उत्पादन और बढ़िया दाम होने के चलते जिले के किसानों का रुझान मशरूम की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। आज मशरूम की खेती से जिले की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। किसानों की मेहनत के चलते सहारनपुर जनपद साल भर में 400 टन तक मशरूम का उत्पादन कर चुका है। यह उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सर्वाधिक उत्पादन का रिकॉर्ड है। ओस्टर ढींगरी नाम के जो मशरूम है वो यूनिक मशरूम यहाँ पर के जो किसान कर रहे हैं, उससे न सिर्फ किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है।
सारंगपुर के किसानों ने मशरूम उत्पादन में रिकॉर्ड कायम कर अन्य किसानों को भी राह दिखाई है। अब जिले के कई गांव मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मशरूम उत्पादन करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मशरूम की खेती कर रहे हैं, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं और मशरूम की खेती में सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, सहारनपुर। तो स्वादिष्ट मशरूम किसानों की आमदनी को भी बढ़ाने का काम कर रहा है। अब खबर खेल के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से T20 के मुकाबले में हरा दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज सेंट जॉर्ज पार्क में खेला गया। भारत ने दूसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 125 रन का लक्ष्य दिया था। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। भारत के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 45 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 39 रन बनाए थे। हार्दिक के अलावा अक्षर पटेल ने 21 गेंदों पर 27 रन और तिलक वर्मा ने 20 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली। प्रेस्टन स्टब्स ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 47 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, देखिए मिड डे प्राइम। दिन भर की भाग दौड़ में जब छूट जाएं जरूरी खबरें, जब आप हो जल्दी में और जाननी हो हर खबर, जब फटाफट अंदाज में देखनी हो आपको तेज खबर,
जब केवल आधे घंटे में जानना हो देश दुनिया का हाल, तब देखिए खबरों का हाई स्पीड शो एक्सप्रेस 100। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने, शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स, कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखेंगे देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। झारखंड विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोकारो और गुमला में विशाल जनसभा को किया संबोधित। भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए जनता को एकजुट रहने का दिया संदेश। रांची में किया मेगा रोड शो। महाराष्ट्र चुनाव के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने अमरावती, बुल्ढाना और रावेर में की ताबड़तोड़ जनसभा। एमबीए पर लगाया तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप, तो आदित्य ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र। महिला, युवा, किसान समेत हर वर्ग का रखा विशेष ख्याल। तो महाविकास आघाड़ी ने भी जारी किया अपना घोषणा पत्र, महाराष्ट्र नामा। दिल्ली हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा दूतावास के सामने कनाडा में हुए मंदिर हिंसा के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने कनाडा दूतावास को सौंपा ज्ञापन। त्वरित जांच के साथ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मुंबई के चर्चित बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अभियुक्त शिव कुमार को यूपी एसटीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच ने बहराइच से किया गिरफ्तार। अभियुक्त नेपाल भागने की फिराक में था। शिव कुमार को शरण देने और मदद करने के मामले में 4 गिरफ्तार। ये थे इस समय तक की हेडलाइंस। देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात विधानसभा चुनावों की। सबसे पहले बात झारखंड की, जहां पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को होना है, जिसके लिए कल शाम वहां पर प्रचार अभियान थम जाएगा। तो आज झारखंड में जमकर चुनाव प्रचार देखने को मिला। पीएम मोदी ने एनडीए की ओर से प्रचार की कमान संभाली और 2 बड़ी चुनावी रैलियों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जेएमएम कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर प्रहार किया, तो जनता का पैसा लूटने वालों का हिसाब करने की भी बात कही। पीएम मोदी ने कांग्रेस को उसकी देश विरोधी नीतियों के लिए कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पहुंचे तो इंडी गठबंधन पर जमकर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली सभा बोकारो में की तो राज्य की जेएमएम सरकार के भ्रष्टाचार को जनता के सामने रखा। उन्होंने जेएमएम और कांग्रेस पर झारखंड को लूटने का आरोप लगाया और कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, जबकि राज्य की जनता अपने मूलभूत हक के लिए तरस रही है। जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? आपके हक की ये सुविधाएं जेएमएम कांग्रेस के लोगों ने लूट ली। लूट, नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते
मशीनें भी थक जाती है। मैं आपको वादा करता हूं, सरकार बनने के बाद इन भ्रष्टाचारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए अदालत में हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के द्वारा झारखंड के विकास के लिए किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता के सामने रखा और कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की सरकारों द्वारा केंद्र से लेकर राज्यों में युवाओं, महिलाओं और किसानों और वंचितों के लिए भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाने का ट्रैक रिकॉर्ड भी जनता के सामने रखा। इधर हमारे झारखंड के लोग एक खर्ची पर्ची जानते हैं क्या? हरियाणा में खर्ची पर्ची का मतलब ये होता है, जब तक नोटों का बंडल नहीं देते, खर्ची नहीं करते, नौकरी नहीं मिलती। और पर्ची का मतलब है, जब तक कोई बड़ा नेता पर्ची लिख करके नहीं देता, आपकी दाल गलती नहीं है। हमने एक खर्ची और पर्ची दोनों को दफना दिया है। हम झारखंड में भी यही करेंगे मेरे नौजवानों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो एससी, एसटी और ओबीसी समाज को हमेशा बांटने का काम करती है। जब से देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग एकजुट हुए हैं, तो कांग्रेस घबरा गई है। गुमला में रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड की रोटी, बेटी और माटी के सम्मान को बचाने और घुसपैठियों को राज्य में आने से रोकने के लिए भाजपा सरकार जरूरी है। झारखंड में घुसपैठ रोकने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। झारखंड की पहचान को बचाने के लिए यहां भाजपा सरकार चाहिए। नौजवानों को नौकरी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, आदिवासी, ओबीसी और दलितों की पहली पसंद भाजपा है, एनडीए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की सरकारों द्वारा जनजातीय समाज के नायकों के सम्मान में किए गए कामों को गिनाया, तो महिलाओं के लिए सामाजिक योजना के आंकड़ों को भी जनता के सामने रखा। गुमला से अजीत द्विवेदी और बोकारो से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में बीजेपी के प्रचार को धार देते हुए रांची के ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो भी किया। इस दौरान उनकी एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। सड़क के साथ ही छतों पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने हाथ हिलाकर पीएम मोदी का अभिवादन किया। पीएम के साथ रोड शो में रांची से प्रत्याशी सीपी सिंह और हटिया के प्रत्याशी नवीन जायसवाल भी मौजूद रहे। तो इसमें झारखंड में जो पहला चरण है, उसके लिए 43 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। और सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने झारखंड में आज भी जमकर प्रचार किया और जनता से अपने लिए वोट मांगे। तो कैसा रहा आज झारखंड में प्रचार का दिन, देखिए ये रिपोर्ट। सभी दलों ने प्रचार में अपने स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार दिया है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। तो वहीं भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने खुद स्वीकार कर लिया है कि उनकी सरकार जा रही है। देखिए, मैं सरकार बदलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, ये तो सच बात है, लेकिन ठेका जैसा वर्ड, सुपारी जैसा सबको प्रयोग ना करते हुए बोले कि यह सरकार परिवर्तन के लिए यहाँ काम कर रहा है। हेमंत सोरेन साहब ने मान लिया कि उनकी सरकार जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चुनाव पूर्व ही अपनी हार मान ली और आपने ये मान लिया कि उनकी सरकार अपदस्थ हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन साहब कि झारखंड के लोगों ने सुपारी छोड़ दीजिए, पूरा पान खा लिया आपको अपदस्थ करने के लिए।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कोडरमा में मरकच्चो प्रखंड के गुराहा मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद ने भाजपा पर निशाना साधा। सारे देश और दुनिया भर में इंडिया गठबंधन को सब लोग याद करते हैं और सब लोग इंडिया गठबंधन में करते थे। झारखंड में मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ जेएमएम के नेतृत्व वाली इंडी गठबंधन और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच है। विधानसभा की 81 सीटों के लिए 2 चरणों में मतदान 13 और 20 नवंबर को होना है, तो वहीं परिणाम 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और झारखंड के बाद अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जहां आज वायदों का दिन रहा, भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया तो महाविकास आघाड़ी ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस किया है, तो उधर महाविकास आघाड़ी ने भी महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए कई वायदे किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खासा फोकस किया है। पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपए देने, 25,000 महिलाओं को पुलिस बल में शामिल करने, किसानों की कर्ज माफी, 10 लाख विद्यार्थियों को प्रति माह 10,000 रुपए का स्टाइपेंड, जबरन और धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराने के खिलाफ सख्त कानून, वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत 2100 रुपए देने और महाराष्ट्र में 25 लाख लोगों को रोजगार देने, हर गरीब को भोजन और आश्रय, आंगनवाड़ी और आशा सेवकों को प्रति माह 15,000 रुपए का वेतन और बीमा, वर्ष 2027 तक महाराष्ट्र में 50 लाख लखपति दीदी तैयार करने, सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र 2029 पेश करने, कम आय वाले परिवारों को हर माह मुफ्त राशन समेत कई और लाभकारी योजनाएं लागू करने की बात कही है। इसके अलावा 2028 तक महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने संकल्प पत्र को जारी करते हुए कहा कि भाजपा का घोषणा पत्र लोगों की उम्मीदों का संकल्प है। हमारा संकल्प पत्र पत्थर पर खींची लकीर है। इस संकल्प पत्र महाराष्ट्र के हर वर्ग के, हर भौगोलिक क्षेत्र के और हर आयु वर्ग के, सामाजिक वर्ग के और आयु वर्ग के लोगों से सुझाव प्राप्त कर बनाया गया है। ये एक प्रकार से समग्र महाराष्ट्र की जनता की आकांक्षाओं का प्रतिघोष है। देवेंद्र फडणवीस ने भाजपा के संकल्प पत्र को भारत और महाराष्ट्र के विकास का रोडमैप बताते हुए कहा कि भाजपा जो कहती है उसको पूरा भी करती है। वहीं महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया। एमवी ने इसे महाराष्ट्र नामा का नाम दिया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत महागठबंधन के अन्य नेता मौजूद रहे। इसमें महिलाओं को मुफ्त सेवा, किसानों को 3 लाख का ऋण माफ, बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए का मासिक स्टाइपेंड, राज्य छात्रवृत्ति योजना का विस्तार, स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत परिवार को 25 लाख तक का इंश्योरेंस कवर, साथ ही किसानों को 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करने और महाराष्ट्र में जातीय जनगणना करवाने का वादा किया। महाराष्ट्र के प्रगति और विकास के लिए हमारा विजन 5 मुख्य पिलर्स है। महाराष्ट्र की तरक्की और खुशहाली के लिए हम अपना मैनिफेस्टो महाराष्ट्रनामा आपके समक्ष रखते हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटों पर महायुति और एमवीए की सीधी लड़ाई है। दोनों गठबंधन में किसके वादों पर महाराष्ट्र की जनता भरोसा करती है, ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा। शिशिर सेलार और श्यामा मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अपने चरम पर है। महायुति और महाविकास आघाड़ी की पार्टियां जमकर प्रचार कर रही हैं। बीजेपी की ओर से वरिष्ठ नेता अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस समेत तमाम दिग्गजों ने प्रचार किया, तो उधर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार करने के लिए उतरे। तो महाराष्ट्र में कैसा रहा आज का सियासी समर और प्रचार, देखिए इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने अमरावती, बुल्ढाना और रावेर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग चुनाव में बहुत सारी गारंटी देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं करते। उन्होंने कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना को इसका उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गारंटी झूठ, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की गारंटी है। आघाड़ी के सारे वादे सिर्फ वोट
वोट प्राप्त करने के लिए होते हैं और नरेंद्र मोदी जी का वादा पत्थर पर लकीर होता है, वो पूरा होता है। शिवसेना उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आदित्य ने कहा कि महाराष्ट्र की इंडस्ट्री को भाजपा ने मुंबई से हटाकर गुजरात भेज दिया है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र से 5 लाख नौकरियां खत्म हो गई हैं। पहले महाराष्ट्र के जो मुद्दे हैं, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उस पर बात करें ना। बीजेपी कभी चांद की कुछ बात करेगी, कभी मंगल की कुछ बात करेगी, ठीक है, ये सब तो करिए, लेकिन महाराष्ट्र की बात कीजिए। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मुंबा देवी विधानसभा सीट से महायुति की उम्मीदवार शायना एनसी को अपना समर्थन दे दिया है। कुमारवाड़ा के राम मंदिर हॉल में मनसे कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुंबा देवी विधानसभा में महायुति को समर्थन देने का फैसला किया। सायना एनसी ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे और सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात एक चर्चित उपचुनाव की भी। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार में जुटी हुई हैं। वायनाड में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विकास के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। You know, they should talk on real issues. They should talk on development issues. What have they done for Wayanad? They should talk about that. So I really think that elections have to be about the issues that affect people. They have to be about price rise, unemployment, development, all the multiple issues people are fighting. And I don't think we should distract people with all these things. और अब कुछ और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 नवंबर को गुजरात के वडताल में श्री स्वामी नारायण मंदिर की 200वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगे। पीएम सुबह करीब 11:15 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वो लोगों को संबोधित भी करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भारत के उत्पादन क्षमता पर जोर दिया है। विदेश मंत्री एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत के पास औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने का और लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचे और कारोबारी माहौल को विकसित करने का मौका है। As we enter the era of AI, who captures, processes, and deploys your data is of utmost importance. Data privacy and cybersecurity are consequently paralleling reliable supply chains as a global priority. That manufacturing and data are also more deeply fused is yet another reality to be taken into account. India has an opportunity to board the manufacturing bus that we missed to some extent in the past. It is incumbent on us to develop the logistics, the infrastructure, and the business environment to promote greater industrial production. Side by side, we also need the requisite human resources to make this globally viable. These goals have been at the forefront of our national efforts in recent times. साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया भारत के विकास यात्रा की सराहना कर रही है। उसका कारण भारत में तेजी से हो रहे विकास कार्यों जैसे 75 नए हवाई अड्डे, 16 महानगरों में मेट्रो, चौड़े और लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग या प्रतिभाशाली युवा हैं। The world is today increasingly appreciating the India story. We may experience it on a daily basis. So it is important to understand what is it that they see has now become different. Obviously, there's no single answer. It could be one of the 75 new airports, the 16 new metros, the broader and longer national highways, the better quality railway journeys, or perhaps bright young people like many of you. At a policy level, perhaps it is making it easier to do business, easing the living of common citizens, and de-bureaucratizing our society. Or for that matter, strengthening civic awareness and improving our human resources development.
अब एक और अहम खबर, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी 5 राज्यों के दौरे पर है। तो दौरे के दूसरे चरण में जेपीसी ओडिशा के भुवनेश्वर में है। इस दौरान जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि संसद सत्र के दौरान भी ऐसा कभी नहीं होता कि हर सत्र की बहस के दौरान सभी सांसद मौजूद हों। इसका उद्देश्य सांसदों के विचारों को सुनना और जिस राज्य में वो जाते हैं वहां के प्रशासन, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग और हितधारकों को सुनना होता है। ऐसा नहीं होता कि पार्लियामेंट के सेशन में हर डिबेट में, हर डिस्कशंस में हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है, या पार्लियामेंट्री कमेटी में भी हर समय हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उपस्थित रहता है। इस पार्लियामेंट्री कमेटी का जो स्टडी टूर होता है, इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये नहीं है कि सभी मेंबर्स हैं कि नहीं हैं। इसका पर्पज ये होता है कि वो कमेटी अवसर देती है, अगर भुवनेश्वर में आई है तो भुवनेश्वर के स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को, वक्फ बोर्ड को, माइनॉरिटी कमीशंस को, या जो स्टेक होल्डर्स हैं, वक्फ से जुड़े हुए लोग हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, या हाई कोर्ट के लॉयर्स हों, फॉर्मर जजेज हों, इस्लामिक स्कॉलर्स हों, उनको सुनने का अवसर दिया जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने कनाडा में हुए मंदिर हिंसा को लेकर दिल्ली के कनाडा दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कनाडा के राजदूत को एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें घटना की तुरंत जांच और अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। विरोध प्रदर्शन में 1200 से भी अधिक सिख समाज के लोग शामिल हुए, जिनमें 300 से अधिक तो महिलाएं भी शामिल थीं। प्रदर्शनकारियों ने राजदूत को सौंपे ज्ञापन में कहा कि 4 नवंबर 2024 को एक मंदिर के पास हुई हिंसा की घटना की वो कड़ी निंदा करते हैं, जिसने दुनिया भर में हिंदू और सिख समुदायों के बीच संकट और भय पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने ज्ञापन में लिखा कि हम अलगाववादियों द्वारा कनाडा में गुप्त उद्देश्यों से विभाजन पैदा कर कथित समर्थन को लेकर बेहद चिंतित हैं। हम इन तत्वों की भूमिका की निंदा करते हैं। हम कनाडा सरकार से इन चिंताओं को दूर करने और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और मुंबई पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में बहराइच के नानपारा से शूटर शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त यहां से नेपाल भागने की फिराक में था। शिव कुमार को शरण देने और उसकी मदद करने के अपराध में 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की बीते 12 अक्टूबर की दशहरे की रात को मुंबई के बांद्रा इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जनपद शहद उत्पादन में प्रदेश भर में पहला स्थान रखता है, तो वहीं मशरूम उत्पादन में भी अब सहारनपुर किसी से कम नहीं है। सहारनपुर जनपद के किसान लगातार मशरूम की खेती करना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि शहद के साथ साथ सहारनपुर अब मशरूम का भी हब बनता जा रहा है। कम लागत में शुरू होने वाली मशरूम की खेती किस तरह से आज सहारनपुर के किसानों के लिए स्वरोजगार का अच्छा साधन बन रही है, देखिए डीडी न्यूज के संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला फल पट्टी और वुड कार्विंग के लिए देश दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखता है, लेकिन यही जिला आज मशरूम की खेती को लेकर एक नई पहचान बनाने लगा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को गन्ना और आम के बेल्ट के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला आम और गन्ने के साथ साथ मशरूम का भी हब बनता जा रहा है। अरविंद धीमान सहित जनपद के अन्य किसानों ने भी यही राह पकड़ी तो सहारनपुर पूरे प्रदेश में सर्वाधिक मशरूम उत्पादन करने वाला जिला बन गया। आज जिले में मशरूम उत्पादन की कई इकाइयां हैं, जिनमें हजारों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र की प्रेरणा से अरविंद धीमान ने कंपोस्ट से मशरूम की खेती शुरू की, प्रशिक्षण भी लिया। अब वह हजारों बैग में मशरूम लगाते हैं। मशरूम का ओस्टर ढींगरी के नाम से जो मशरूम होता है उसका उत्पादन किया है। यहाँ 1000 बैग के करीब लगाए हैं। लोगों की डिमांड भी आ रही है, थोड़ा सा रुझान भी इस तरफ हो रहा है और बिक्री में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर आई.के. कुशवाहा के मुताबिक सहारनपुर के किसान परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं।
आज जनपद में मशरूम की खेती बड़े स्तर पर किसानों द्वारा की जा रही है। जिले में मशरूम का उत्पादन छोटी जगहों के साथ साथ घरों की छतों पर भी किया जा रहा है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष ऑस्टर मशरूम, जिसको ढींगरी मशरूम के नाम से भी जाना जाता है, उसकी लगभग 15 यूनिट अभी तक जनपद में लगाई जा चुकी है। ग्रामीण जो नवयुवक हैं, उनका रुझान कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा मशरूम की तरफ दिया जा रहा है कि जिससे अपना रोजगार करके कुछ आय अर्जित करें। हमारे जनपद में 7 कंट्रोल यूनिट भी तैयार हो गई हैं, जिनमें वो 12 महीने सफेद बटन मशरूम का उत्पादन करते हैं। इस तरीके से हमारे जनपद में उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पे चल रहा है। अच्छे उत्पादन और बढ़िया दाम होने के चलते जिले के किसानों का रुझान मशरूम की खेती की ओर लगातार बढ़ रहा है। आज मशरूम की खेती से जिले की महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन रही हैं। किसानों की मेहनत के चलते सहारनपुर जनपद साल भर में 400 टन तक मशरूम का उत्पादन कर चुका है। यह उत्तर प्रदेश के किसी जिले में सर्वाधिक उत्पादन का रिकॉर्ड है। ओस्टर डिमरी नाम के एक जो मशरूम है, वो यूनिक मशरूम यहाँ पर के जो किसान कर रहे हैं, उससे न सिर्फ किसानों को अच्छी खासी आमदनी हो रही है। सारंगपुर के किसानों ने मशरूम उत्पादन में रिकॉर्ड कायम कर अन्य किसानों को भी राह दिखाई है। अब जिले के कई गांव मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के जरिए किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से मशरूम उत्पादन करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मशरूम की खेती कर रहे हैं, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं और मशरूम की खेती में सहारनपुर जिला उत्तर प्रदेश में नंबर 1 है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, सहारनपुर। तो स्वादिष्ट मशरूम किसानों की आमदनी को भी बढ़ाने का काम कर रहा है। अब खबर खेल के मैदान से। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से T20 के मुकाबले में हरा दिया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 4 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज सेंट जॉर्ज पार्क में खेला गया। भारत ने दूसरे T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 125 रन का लक्ष्य दिया था। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। भारत के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने सबसे ज्यादा 45 गेंदों पर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से नाबाद 39 रन बनाए थे। हार्दिक के अलावा अक्षर पटेल ने 21 गेंदों पर 27 रन और तिलक वर्मा ने 20 गेंदों पर 20 रन की पारी खेली। प्रेस्टन स्टब्स ने दक्षिण अफ्रीका की ओर से 47 रनों की नाबाद पारी खेली। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।